वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर। मैं हूँ मौसमी पाल और आज मैं आप लोगों को एनिमल सेल पढ़ाऊँगी। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे एनिमल सेल को ड्रॉ करना है, उसका क्या क्या पार्ट्स होता है। साथ में आप लोग ये भी जानेंगे कि उस पर्टिकुलर पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पहले एनिमल सेल का आउटर स्ट्रक्चर पहले बनाऊंगी। ओके, आउटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे एक कट, देन आफ्टर दैट एक ऐसे करके फोल्डिंग्स बनाना है। यू हैव टू मेक सर्टेन फोल्डिंग्स एट द टॉप। थोड़ा सा आगे जाके फिर से एक ऐसा कट बना के आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देना, ठीक है, लाइक दिस। और इसे ऐसे करके जॉइन कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट द आउटर पार्ट ऑफ द एनिमल सेल। जैसे कि आप सबको पता ही है, जो आउटर पार्ट ऑफ the cell is known as what? It is known as cell membrane, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है cell membrane. What is the other name of cell membrane? Cell membrane is also known as plasma membrane, or we can say plasma lemma और cytoplasmic membrane. ये सब चीज़ हम कहते हैं। तो ये जो कट ऐसा होता है, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल। सेल से किसी चीज़ को बाहर ले जाने में मदद करता है, या फिर सेल से कुछ चीज़ें को अंदर आने में मदद करता है। अंदर आने में जो मदद करता है उसे बोला जाता है एंडोसाइटोसिस, और जो बाहर जाने में मदद करता है उसे बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर किया था वो मैं बता देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन पहली बार डिस्कवर किया था एक स्विस बोटनिस्ट जिसका नाम है कार्ल नगेली एंड सी क्रेमर। 1855 में उन्होंने डिस्कवर किया था। आप सेल मेम्ब्रेन के सी से याद रख सकते हैं, क्रेमर जो नाम है वो याद रख सकते हैं। ऐसे करके आप क्रेमर CRAMER क्रेमर नाम याद सकते हैं। और मेम्ब्रेन के बाद एम के बाद आता है एन, सो एन फॉर निगेली। ये दोनों साइंटिस्ट मिलके, यानी कि बोटनिस्ट मिलके क्या बनाया था, ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हम लोग बोले कि यहाँ पे जो कट रहता है, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और ये जो फोल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो फोल्डिंग है, दिस आर मेनली प्रेजेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। ओके, वेल सेल मेम्ब्रेन तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है अलॉन्ग विद द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। अब मैं जो बनाऊंगी वो है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन इज generally present outside the nucleus, or you can also say that nucleus is actually covered by a double membrane. ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, और वी कैन ऑल्सो से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा मतलब कनेक्टेड नहीं है, पोर है, यानी कि छेद है बीच बीच में। The gaps that are present in between the nuclear membrane is known as what? It is known as nuclear pore, ठीक है। This is known as nuclear pore, यानी कि छेद। तो ये न्यूक्लियर पोर जो है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है? देखिए, अगर किसी चीज़ को बाहर जानी है या फिर किसी चीज़ को अंदर आना है, तो ये न्यूक्लियर पोर जो है उसके मदद से ये अंदर आ सकता है।
ठीक है, साइटोप्लाज्म जो पोर्शन है और ये अंदर का पोर्शन है न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये एक कनेक्शन की तरह वर्क करता है. इट एक्ट्स एज कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. ओके, अब जो नेक्स्ट थिंग है जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोलस. मैं एक अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. ये एक डेंस मटेरियल है, ठीक है, एक डेंस मटेरियल है. और ये न्यूक्लियोलस जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या आपको पता है? इसका मेन फंक्शन होता है कि ये राइबोसोम्स को बनाता है. ठीक है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. और एक चीज़ प्रेजेंट रहता है इन न्यूक्लियोलस के अंदर, नॉट इन न्यूक्लियोलस एक्चुअली, इन द न्यूक्लियस ऐसे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है. ठीक है, जो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन. ठीक है, इसे बोला जाता है क्रोमैटिन मटेरियल. ये होता है क्रोमैटिन मटेरियल. और ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था इसे बोला जाता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस. और ये सारे किसके पार्ट्स है? दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस. ओके, तो मैंने सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी बना दिया है, न्यूक्लियस जो है वो मैंने बना दिया है, साथ में उसका जो पार्ट्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं जो नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में बताऊंगी वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. देखिए आपको कैसे इसको बनाना है, अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखिए, ऐसे करके आपको बनाना है. ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जॉइन करके ऐसे करके थोड़ा स्ट्रक्चर को बनाइए. ठीक है, और वन थिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एकदम हर साइड में, मतलब इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द न्यूक्लियस. एकदम भर के बनाइएगा, अच्छे से बनाना ताकि देखने में भी अच्छा लगे. Okay, so in this way you have to make the endoplasmic reticulum. Okay, I hope it is clear to you. अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो बन गया, देख सकते हैं ऐसे करके आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाना है. And after that one more organelle is present above this एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इट मे बी प्रेजेंट और इट मे नॉट बी प्रेजेंट. जब मतलब राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स कभी कभी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके ऊपर ऐसे करके अटैच्ड रहता है. ठीक है, ऐसे करके अगर अटैच्ड रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सिमिलरली मैं एक ऐसा जगह पे बना रही हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की स्ट्रक्चर. ओके, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, वो मेनली इट इज़ डिवॉइड ऑफ दिस राइबोसोम्स. ओके, दिस आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, तो ये हो गया RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जहाँ पे राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच्ड रहता है और यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं रहता है, इसीलिए इसे बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और कुछ कुछ राइबोसोम्स जो होता है वो ऐसे फ्रीली सेल के ऊपर, ऐसे साइटोप्लाज्म के ऊपर ऐसे फ्रीली रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विच इज़ नोन एज फ्री राइबोसोम्स. ओके, so these are known as free ribosomes. These are needed inside the cell only. और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर है इसे क्या बोला जाता है पता है? इसे बोला जाता है ER बाउंड राइबोसोम्स. तो ये जो राइबोसोम्स हैं, ये जो राइबोसोम्स है मेनली इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच रहता है, दिस सिंथेसाइजेस प्रोटीन विच आर मेंट फॉर आउटसाइड द सेल.
और राइबोसोम्स जो इनसाइड जो फ्री राइबोसोम्स है वो जो प्रोटीन बनाता है वो सेल के अंदर ही रखना है, वैसा प्रोटीन्स दे जनरली सिंथेसाइज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना है, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके आपको बनाना है सो दैट इट लुक्स गुड। ठीक है, ऐसे करके बनाना, उसके बाद आपको इसको डबल मेम्ब्रेन करना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बर्डिंग टाइप दिखाना है आपको। ठीक है, so this is all about the Golgi body. Now this is known as Golgi body, or we can say Golgi apparatus, or we can also say Golgi complex. Another name is also there which is known as dictyosome. ठीक है, इतना सारा नेम है। और ये जो यहाँ पे बर्डिंग देख रहे हैं ना, वहाँ से कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनेल बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ओके, पर पहले मैं ये गोल्गी एपरेटस के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी। गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसका काम क्या होता है, इट मेनली प्रोसेसेस द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उसको प्रोसेस करना या फिर मतलब पैकिंग करना, ये काम करता है। और बीच में ऐसे करके वेसिकल्स रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मेनली इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और एनी अदर सब्सटेंसेस। तो गोल्गी बॉडी का मेन ये फंक्शन होता है, इट प्रोसेसेस द प्रोटीन और इट हेल्प्स इन packing the protein so that it could be easily sent to the outside of the cell। और एक फंक्शन भी होता है, जैसे कि जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने ट्रांसपोर्ट बेसिकली यहाँ पे बनाया है जो आप देख सकते हैं, तो इसे भी कंट्रोल करता है ये गोल्गी एपरेटस। ठीक है, साथ में और एक फंक्शन ये है कि गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स को बनाता है, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगी। So actually lysosomes are made by Golgi apparatus which I have already said। तो लाइसोसोम एक्चुअली इसे अगर ब्रेक करेंगे तो मुझे मिलेगा लाइसिस वर्ड। ठीक है, और सोम यानी कि सोमा, और वी कैन ऑल्सो से बॉडी। ठीक है, तो लाइसिस मीन्स व्हाट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और वी कैन ऑल्सो से डाइजेस्ट। ठीक है, ब्रेक डाउन होना या फिर डाइजेस्ट होना। तो किसी चीज़ को अगर तोड़ना है या फिर डाइजेस्ट करना है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि लाइसोसोम में ये डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है विच मेनली हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है? This digestive enzyme is actually produced by RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया था आपको पिक्चर में। तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है तो ये लाइसोसोम में कैसे जाता है? ऑब्वियसली देयर शुड बी सम स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल विच विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है ना? ट्रांसपोर्टेड बाय क्या ना, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। सो ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मेनली क्या करता है, ये एंजाइम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनता है उसे लेके जाता है लाइसोसोम्स के अंदर।
ठीक है, मैं एक बार आपको पिक्चर के मदद से भी जो डायग्राम मैंने बनाया है उसको भी मैं एक बार दिखा के समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हियर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज प्रेजेंट। राइबोसोम्स जो अटैच रहता है उसे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है और यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आर प्रेजेंट, दिस आर ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के मदद से कहाँ पे जाता है, लाइसोसोम में जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम में ये डाइजेस्टिव एंजाइम रहने की वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन और डाइजेस्टिंग द पार्टिकल्स। ठीक है, तो लाइसोसोम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। देखिए अब सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे करता है सेल। सो टू मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर 3 things are present inside the cell, 3 चीज़ें रहता है। सो फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल रहता है जो सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वी कैन ऑल्सो से दिस आर सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मैं डायग्राम करके दिखाऊंगी, कैसे आप बनाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगी ऑब्वियसली। ये बहुत छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सेकेंड जो है वो है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स, दिस ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है ये माइक्रोट्यूबल के कंपैरिजन में बहुत थिन होता है। ठीक है, पतला होता है कंपेयर टू दैट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और थर्ड थिंग क्या प्रेजेंट होता है, थर्ड थिंग प्रेजेंट होता है साइटोसॉल। ठीक है, ये एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर रहता है और ये सेल को टाइट बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो साइटो और सॉल का मतलब क्या बोल देती हूँ मैं, साइटो मीन्स सेल और सॉल यानी कि सॉल्यूशन। ओके, सो यही बात है। तो ये जो लिक्विड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है साइटोसॉल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइटोसॉल प्लस जो ऑर्गेनल्स होता है, साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनल्स जो होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसिडर नहीं करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसिडर नहीं करते हैं, प्लस न्यूक्लियस को भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म मतलब विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओनली द लिक्विड पोर्शन दैट इज साइटोसॉल एंड द ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट, ये मिला के हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो चलिए अब मैं डायग्राम में दिखा दूंगी आप लोगों को कि ट्यूब्यूल के साथ माइक्रोफिलामेंट कहाँ रहता है और फिर साइटोसॉल तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू मेक द माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, नाउ लेट मी मेक द माइक्रोफिलामेंट। ये थोड़ा सा थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके आप माइक्रोफिलामेंट को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप माइक्रोफिलामेंट को बना सकते हैं। तो लेट मी मार्क दैट ऑल्सो, दिस इज माइक्रोफिलामेंट। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, छोटा छोटा ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैंने कहा था माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड ऑल्सो साइटोसॉल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, और ये जो बाहर का पोर्शन है यानी कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों को छोड़ के बीच में जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसे बोला जाता है साइटोसॉल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कहेंगे साइटोसॉल, साइटोसॉल बोलेंगे। और साइटोसॉल के साथ साथ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनल्स, ऑल द ऑर्गेनल्स लाइक गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, जो भी ऑर्गेनल्स अटैच है साइटोसॉल के ऊपर, उसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल से दिस एज साइटोप्लाज्म। ओके,
cytoplasm. तो main difference between cytosol and cytoplasm, I hope it is clear to you. Cytosol means only the liquid portion excluding this nucleus and the plasma membrane, also we are excluding the organelles. और cytoplasm मतलब होता है liquid, यानी कि cytosol plus all the organelles but excluding the plasma membrane and this nucleus. I hope it is clear to you. ठीक है, तो सवाल अभी ये आ सकता है, तो ये सेल तो मैंने देख लिया, तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलता है? सेल को एनर्जी मिलता है पावर हाउस से, ठीक है। ऐसे देखने में होता है, मैं 2 बनाती हूँ, किसी किसी जगह में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट मैं 2 ही बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये पावर हाउस जो होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि मैं बना रही हूँ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे पावर हाउस बोला जाता है, या फिर वी कैन ऑल्सो से दैट दिस वन इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लेवल करके बनाती हूँ, ओके। सो दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटो का मतलब क्या होता है? माइटो मीन्स थ्रेड, ओके, माइटो मीन्स थ्रेड, और ये जो कॉन्ड्रिया यानी कि कॉन्ड्रियन, वेट 1 सेकेंड, कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन यानी कि जिसका मतलब होता है ग्रैन्यूल्स और ग्रेन्स, यानी कि छोटे छोटे जो दाने होते हैं उसके जैसे दिखने में होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट? कॉन्ड्रियन, और ग्रेन्स और ग्रैन्यूल्स वी कैन से। सो माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक अ ग्रेन्स वी कैन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन को क्या होता है पता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन तो मैंने बता ही दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं, वेन एवर इट इज़ बीइंग ब्रोकन डाउन, दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। वाई इज़ इट ब्रोकन डाउन? इन ऑर्डर टू रिलीज सम एनर्जी। तो रेस्पिरेशन की मदद से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, और एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होता है वो कौन सा फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होता है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो ये जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे इसीलिए पावर हाउस बोला जाता है। वाई इज इट नोन एज पावर हाउस? बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ओके। अब जो मैं नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करूंगी वो है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है वो मेनली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन में मेनली ये मदद करता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? 2 सिलेंडर ऐसे करके 90 डिग्री में प्लेस करना है, ठीक है, और आपका बन जाएगा सेंट्रियोल। मैं थोड़ा सा अलग से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसे कैसे वो सेल, एनिमल सेल के डायग्राम में फिट करना है वो भी मैं दिखा दूँगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऐसे ट्यूब लाइक प्रोटीन है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये क्या मदद करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल और जो माइक्रोफिलामेंट मैंने जो डिस्कस किया था, जो माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट, मेनली दिस 2 स्ट्रक्चर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो इसे बनाने में मदद करता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन। और कभी कभी और एक फंक्शन भी है ये सेंट्रियोल का, वो है प्रोडक्शन ऑफ फ्लैजेला एंड सिलिया। प्रोडक्शन ऑफ फ्लैजेला एंड सिलिया, यानी कि फ्लैजेला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सपोज सेल है, ऐसे फ्लैजेला टाइप स्ट्रक्चर भी कभी कभी रहता है विच हेल्प्स इन मूवमेंट। और कभी कभी सेल के बाहर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिलिया, ठीक है। तो सिलिया भी कभी कभी रहता है सेल के बाहर, ठीक है। तो ये जो सिलिया या फिर फ्लैजेला, इसको बनाने में मदद करता है कौन? बनाने में मदद करता है ये सेंट्रियोल,
ओके तो चलिए ये सेंट्रियोल को कैसे हम लोग हमारे एनिमल सेल वाले डायग्राम में फिट करेंगे वो देख लेते हैं। फंक्शन याद रखिएगा, फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, पहला। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया। होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रियोल को कैसे एनिमल सेल के डायग्राम में आपको फिट करना है। तो ऐसे करके मैं येलो कलर से ये कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सेंट्रियोल को प्लेस करना है एंड देन लेट मी लेवल दिस वन ऑल्सो। सो आई एम राइटिंग सेंट्रियोल, कलर थोड़ा सा मतलब क्लियर ही आ रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। सो दिस वन इज सेंट्रियोल, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे फोल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर, इसे एक्चुअली क्या बोला जाता है पता है? इसे कहा जाता है माइक्रोविलाई। दिस इज नोन एज माइक्रोविलाई। सो दिस इज नोन एज माइक्रोविलाई। इसका 3 फंक्शन होता है मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये ऐसे फोल्डिंग टाइप्स है। सो इफ़ वी enlarge this portion, so we can get a larger surface area, isn't it? So mainly it helps to increase the surface area, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस बाहर से एब्जॉर्ब कर पाए, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब द सब्सटेंसेस। ठीक है, ठीक है। और एक फंक्शन क्या होता है, अगर किसी चीज़ को इसे बाहर भेजना है तो इसे भी ये अंदर से बाहर की तरफ भेज सकता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सिक्रीशन। सिक्रीशन भी कहा जाता है, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ अगर जाता है तो उसे बोला जाता है सिक्रीशन। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है वो भी मैं बता देती हूँ माइक्रोविलाई का। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कोई भी सरफेस के साथ स्टिक हो सकता है या फिर अटैच हो सकता है, और या फिर किसी और सेल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इट कैन ईजिली अटैच टू अदर सेल, किसी और सेल के साथ जुड़ भी सकता है या फिर किसी सरफेस के साथ ये स्टिक ईजिली कर सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, सो मोर और लेस तो ये डायग्राम बन चुका है। अब मैं सिक्रेटिव वेसिकल्स के बारे में डिस्कस करूँगी। देखिए, अगर कोई केमिकल ये सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ, ओके, अब ये जो केमिकल है उसको बाहर भेजना है। दैट इज वी want that particular chemical or protein to go outside the cell। तो इसके लिए क्या होता है, जो सिक्रीशन प्रोसेस को मैं बताना चाहती हूँ। तो ये जो केमिकल, सपोज ये केमिकल मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये केमिकल को क्या करना है, ऐसे करके पैक करना है एक वेसिकल के अंदर। ठीक है, और ये जो वेसिकल मिल रहा है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिक्रेटिव वेसिकल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसे कहा जाता है सिक्रेटिव वेसिकल्स। तो सिक्रेटिव वेसिकल्स की मदद से होता है। देखिए, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि थैली के जैसा ये दिखता है। इसके अंदर ये केमिकल पैक हो जाता है। पैक होने के बाद क्या होता है वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिक्रेटिव वेसिकल का जो मेम्ब्रेन होता है वो किससे बनता है पता है, वो लिपोप्रोटीन से बना होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, वो भी लिपोप्रोटीन से बना होता है। तो ये जब ये चीज़ जब ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। जब ये डिज़ोल्व हो जाता है तो ये केमिकल क्या होता है, ऐसे करके बाहर की तरफ चला जाता है। ओके, सो दिस इज नोन एज सिक्रीशन, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक्सोसाइटोसिस। ऐसे करके कोई भी केमिकल सिक्रेटिव वेसिकल्स की मदद से सेल के बाहर जा सकता है। अगर बाहर कोई ऐसा केमिकल है या फिर कुछ है जो अंदर आना चाहता है, तो इसके लिए क्या होता है देख लीजिए। ये जब ऐसे करके सामने आता है ना, तो ऐसा कट प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये जो केमिकल पर्टिकुलरली है वो अंदर आ जाता है। आने के बाद मेनली क्या होता है, ऐसे करके ये सील हो जाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये फिर क्या हो जाता है, ऐसा करके ये अंदर आ जाता है।
और ये जो वेसिकल फॉर्म होता है जिसके अंदर वो केमिकल, बाहर वाला केमिकल है, इसे कहा जाता है पिनोसाइटोटिक वेसिकल। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे पिनोसाइटोटिक वेसिकल। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये होता है एक्सोसाइटोसिस, जिसकी मदद से सिक्रेटिव वेसल और सिक्रेटरी वेसिकल की मदद से जब ये बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। और ये जो बाहर का केमिकल अंदर आ गया पिनोसाइटोटिक वेसिकल की मदद से, इसे क्या कहा जाता है? ये प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। देखिए, मोर और लेस मैंने सारे ऑर्गेनल्स को कवर कर दिया है, एनिमल सेल का जितने भी ऑर्गेनल्स हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर प्लांट सेल को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। देखिए, मैं बहुत सारा कलर लेके ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।